नमस्कार, स्वागत है आपका आपका पसंदीदा प्रोग्राम वकील आपका में। और हमारे साथ है वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व डीजीसी धर्मेंद्र सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद खास कार्यक्रम में। और आज वकील साहब से जानेंगे वो तमाम जो सवाल आपके कानूनी मुद्दों से जुड़े हुए, उनके जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब आज वकील साहब से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पंजाब लिए चलते हैं, जहां पर पंजाब में आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। लगातार रोड शो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब में। और आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जिस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है, आपको बता दें 117 में से 92 सीटें हासिल की हैं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में। और उसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं पंजाब में, जहां पर वो तमाम जो मतदाता हैं उनका धन्यवाद कर रहे हैं। रोड शो जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है। और ये अमृतसर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोड शो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनके साथ में भगवंत मान भी मौजूद है। तो लगातार जो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो मतदाता हैं, उनके हाथों में आम आदमी पार्टी के जो झंडे हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा तिरंगा झंडा लेकर लगातार जो तमाम मतदाता वहां पर मौजूद है, उनमें उत्साह देखा जा सकता है। अमृतसर से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर रोड शो किया जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं अमृतसर में। और उनके साथ में पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद हैं। और इस रोड शो के जरिए मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, वो मतदाता जिन्होंने दिल खोलकर आम आदमी पार्टी को वोट किया और इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और एक समा बांधने की कोशिश। और इससे पहले आपको बता दें कि भगवंत मान जो है वो अपना शपथ ग्रहण समारोह है वो शहीद भगत सिंह के गांव में करने वाले हैं। इसका ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था। आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल रोड शो करने पहुंचे हुए हैं अमृतसर से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो गाड़ी है वो सजाई गई है रोड शो करने के लिए। अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं आप, साथ में उनके भगवंत मान भी मौजूद हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए थे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, जहाँ पर उन्होंने मत्था टेका है। और इसके बाद फिर दुर्गियाना मंदिर पहुंचे हुए थे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, वहां पर पूजा अर्चना की। और फिर जलियांवाला बाग में जो तमाम शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और वापस आते हैं वकील आपका, जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, उसकी शुरुआत करते हैं। तस्वीरों जो आपकी स्क्रीन है उस पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करके जो आपके जो सवाल हैं, जो आपके कानूनी मुद्दों से जुड़े हुए सवाल हैं, वो भी आप वकील साहब से पूछ सकते हैं। तो सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले सवाल ये है कि सिविल केस में यदि कोई तीसरा पक्ष पार्टी बनना चाहे तो इसके लिए क्या कानून है? देखिए, हर व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि जो मुकदमे की नौइयत है, यानी नेचर ऑफ द केस है, वो नेचर ऑफ द केस क्या है। अगर वो सिविल नेचर का मामला है तो उसके लिए सीपीसी के जो प्रोविज़न हैं, उन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष जो सूट फाइल होगा वो सिविल नेचर का सूट कहलाता है। और सिविल नेचर के सूट को फाइल करते समय उसमें कुछ बातों को बहुत ही गंभीरता से ध्यान में रखना चाहिए। प्राइमा फेसाई तो जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो गोल फिक्सिंग है, जो रिलीफ है केस का, उस रिलीफ पे अगर कंसंट्रेट किया जाए तो उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं, जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, इन सबको प्रॉपरली केस में मेंशन किया जाता है। और केस में मेंशन करने के बाद केस को फाइल किया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि कोई भी थर्ड पार्टी
यदि किसी सिविल केस में अपने आप को इम्प्लीट कराना चाहता है, उसमें अपने आप को पत्रकार के रूप में योजित करना चाहता है, तो वहां पर पहले ये देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को पार्टी बनाने के लिए प्रेयर की है ऑनरेबल कोर्ट में, उसकी उस केस में कोई रेलिवेंसी है या नहीं है, यानी कोई सुसंगतता है कि नहीं है। अगर रेलिवेंसी है तो उस रेलिवेंसी में जो उसने फैक्ट ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किए हैं, तो उन केसेस के अकॉर्डिंग, मतलब उस केस के अकॉर्डिंग उनके जो फैक्ट है वो मैच करते हैं नहीं करते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी ऐसे आके किसी केस में पार्टी बनना चाहे तो नहीं बन सकता। सर आपको बता दें कि शाहजहांपुर से हमारे पास एक कॉल है, शाहजहांपुर से देवकी हमारे साथ है जी, अपना सवाल पूछिए। तो लगता है संपर्क टूट गया है जी। वकील साहब ने बात पूरी। मैं दर्शकों को बता रहा था कि सिविल केस में जब थर्ड पार्टी बनने के लिए अपने आप को ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट करती है और एप्लीकेशन देती है, तो उस एप्लीकेशन को ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के अंतर्गत प्रेजेंट किया जाता है और उसमें कोर्ट को यह देखना होता है कि जो थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन आई है पार्टी बनाने के लिए, क्या उस थर्ड पार्टी का उस केस से कोई सामंजस्य है, उस केस में उसके कोई अधिकारों का अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑर्डर 1 रूल 10 में डिफाइन किया गया है। अगर ऐसा ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि थर्ड पार्टी जो पार्टी बनने आई है जी उसकी रेलेवेंसी फैक्ट में है तो उसको पार्टी बना सकती है। ठीक है सर, इस बीच हमारे पास एक कॉलर जो है जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, ओंकार। ओंकार अपना सवाल पूछे वकील साहब से। जल्दी आ, कुछ नहीं जी ओंकार अपना सवाल पूछिए वकील साहब से। सर मैं ये पूछना चाहता था, मैंने एक पार्टी को एक चेक दिया था 2 लाख रुपए का, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए लिया था। 2 लाख रुपए लिए थे जी। हेलो जी जी अपनी बात पूरी करिए। मैंने अपनी बेटी की शादी पे के लिए 2 लाख रुपए लिए थे किसी से जी। तो मैंने वो पैसे वापस कर दिए। उन्होंने, मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने इसके ना बोलते हैं मुझे बोले भाई ऐसा है कोई बात नहीं, शादी के उसमें देना। मैंने वापस कर दिए। उन्होंने मुझसे चेक उसका रख लिया और बाद में कहने लगा इंटरेस्ट, तो मैंने इंटरेस्ट नहीं दे पाया, तो बाद में वो फिर उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया जबकि मैं उस पर पैसे दे चुका हूँ। जी ठीक है। देखिए ओम प्रकाश जी, जो आपने चेक दिया अपने फ्रेंड को और उनसे पहले आपने कैश अमाउंट लिया था आपकी बेटी की मैरिज के लिए, आपने जो चेक दिया उस चेक के साथ में कोई एग्रीमेंट आपने नहीं किया होगा कि मैं ये चेक इनको किस लिए दे रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि चेक अगर आपने दिया है और किसी पार्टी को चेक मिली है तो आपकी देनदारी और उसकी लेनदारी निश्चित हो जाती है। यहाँ पे आपको अपने डिफेंस में ये प्रेजेंट करना चाहिए कि ये जो चेक है वो बतौर गारंटी मैंने दी थी। अगर गारंटी में कोई चेक को किसी के पास रखा गया है और कैश का आदान प्रदान प्रॉपर्ली हो गया है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर वो लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए। अब जो आपके फ्रेंड हैं वो फ्रेंड आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, उन्होंने अननेसेसरी का प्रेशर बनाते हुए आपसे इंटरेस्ट की डिमांड की है। इंटरेस्ट नहीं देने पर आपके खिलाफ उन्होंने एक परिवाद भी प्रस्तुत कर दिया है, यानी आपके खिलाफ जो कंप्लेंट केस फाइल किया है उसमें आप अपीयर हो रहे होंगे। सम्मन या जो भी BW या जो भी प्रोसेस आपके लिए जारी हुआ होगा उसके आधार पर बेल कराने के साथ आप न्यायालय में अपीयर हो गए होंगे। आप अपने डिफेंस में अभी जो स्टेज आएगी तो 244 की 245 की, उन स्टेज में अपने डिफेंस को आप प्रॉपर्ली न्यायालय के समक्ष क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से प्रेजेंट करिएगा। आप अगर यह प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं कि जो चेक आपने दी है वो चेक बतौर गारंटी दी थी, तो आप पे 138 NI एक्ट का एलिगेशन प्रूफ नहीं हो पाएगा और आप उससे बाइज्जत बरी हो जाएंगे। दूसरा, जिन गवाहों के समक्ष आपने पैसा वापस किया हो उन गवाहों की भी कोर्ट में आप प्रेजेंस दर्ज कराइएगा और उनके बयान भी न्यायालय के समक्ष करा दीजिएगा। जी बिल्कुल सर। और इसी बीच आपको बता दें कि वेंकैया नायडू से मिलने के लिए पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। और वापस आते हैं सर, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं जैसा कि ओम प्रकाश जी को बता रहा था कि आपके पास वही तरीके हैं 138 NI एक्ट के केस से बचने के लिए। पहला, आपने जो चेक दी है वो चेक आपकी सिक्योरिटी
के रूप में थी, इसको आपको प्रूफ करना है और आपकी कोई भी देनदारी नहीं बनती है। उसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि चेक में जो उन्होंने अमाउंट भरा होगा, जो चेक में उन्होंने नाम लिखा होगा, जो चेक में उन्होंने और डिटेल डेट वगैरह दी होंगी, वो उनकी राइटिंग में है कि नहीं है, वो आपने नहीं लिखे थे, इन सब बातों को आपको प्रूफ करना होगा। और आपने जब चेक आपकी डिसऑनर हुई है तो बैंक ने रिमार्क क्या लगाया है मेमो में, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। अनसफिशिएंट अमाउंट है, स्टॉप पेमेंट है, या क्या रिमार्क लगाया है, वो भी आपके केस में आपको सपोर्ट करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपने कोई गवाह जिनके समक्ष पैसे वापस किए हैं आप प्रेजेंट करते हैं न्यायालय में, तो उसकी भी रेलिवेंसी होगी। आपको इन 3 तरीकों से बचने का सरल साधन प्राप्त हो सकता है। जी, और इसी बीच हमारे साथ बरेली से कॉलर जुड़ गए हैं वसीम। वसीम, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार साहब। नमस्कार जी, मैं एक दुकान मालिक हूँ और मेरी दुकान एक किराए पर चली गई, करीब 15-20 साल हो गए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अपनी बात पूरी करिए वसीम। हाँ, तो वो जो किराएदार है, मेरे जो फादर थे उनकी डेथ हो चुकी है और उनका मुकदमा करके चले गए। वो उनकी जगह मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ और उसमें जो मेरा किराएदार है वो ना ही मतलब ये है कि कोई किराया जमा कर रहा है। पहले उसने शुरू में 2-3 महीने जमा करे, अब किराया भी नहीं जमा कर रहा है। मैंने बरेली कचहरी में इसको जो है मुकदमा डाल रखा है, तो वो ना ही तारीख पे जाता है, ना ही उसने मतलब ये है कि कोई किराया जमा कर रहा है। अब ऐसे में कोई 3 साल है मुझे हो गए मुकदमा लड़ते हुए, मुझे क्या करना चाहिए? वकील साहब के उसमें हूँ मैं नया आदमी हूँ, पहला मेरा मुकदमा, मुझे पता नहीं मैं किधर जाऊँ, कोई मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा। मोहम्मद वसीम जी, आपने जो केस किया है वो केस इजेक्टमेंट का होगा, बेदखली का होगा, आपके जो रेंट एरियर्स हैं उनकी डिमांड के लिए होगा। तो उस केस में आपको अगर वो अपीयर नहीं हो रहे हैं तो ये राइट है कि एक एप्लीकेशन दे के, सिंपल एप्लीकेशन दे के कोर्ट में उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करा सकते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई करा सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल एप्लीकेशन में यही फैक्ट लिखना होगा कि इतनी डेटों से डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी हाजिर नहीं हुए हैं और वो अननेसेसरी केस की प्रोसीडिंग को लिंगर ऑन कर रहे हैं, यानी उसको विलंबित कर रहे हैं। तो आप यदि ऐसी कोई एप्लीकेशन न्यायालय में देते हैं तो न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार है कि उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग एग्जीक्यूट करें, यानी उनके खिलाफ एक्स पार्टी एक पक्षी कार्रवाई को आगे अग्रसारित करें। अब इसके बाद भी अगर वो न्यायालय के समक्ष अपीयर नहीं हो रहा तो एक्स पार्टी जजमेंट करा लेंगे आप। एक्स पार्टी जजमेंट का एग्जीक्यूशन आपके लिए ज़्यादा आसान होगा उनको बेदखल करने में। इस बीच में न्यायालय में इस बात की जरूर एप्लीकेशन दें यदि वो हाजिर होते हैं न्यायालय में कि जो इनका अब तक का रेंट है वो रेंट जब तक डिपॉजिट ना करें तब तक इनको कोर्ट में कोई भी पार्टिसिपेशन का अवसर ना दिया जाए। और इस पर बहुत ही सेटल लॉ है ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि यदि डिफेंडेंट यानी टेनेंट प्रॉपरली टाइमली रेंट डिपॉजिट नहीं करता है या रेंट पे नहीं करता है तो अपने आप में डिफॉल्टर हो जाता है। 3 मंथ से अबव हो गया होगा, आपकी बातों से ऐसा लगता है। तो आप उनके खिलाफ जो केस किया है आपने उसमें निश्चित मियाद यानी ड्यूरेशन फिक्स करा के न्यायालय से केस खत्म कराने की प्रेयर करिए और उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए भी न्यायालय से प्रेयर करिए। और यदि उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल न्यायालय कर देती है, आपके एप्लीकेशन पे एक्स पार्टी प्रोसीड नहीं करती है, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में रिवीजन या अपील में भी जा सकते हैं। तो आपको अपनी कार्रवाई प्रॉपरली करनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय की बहुत सुदृढ़ विधि व्यवस्थाएं हैं जिसमें मकान मालिक को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जिनमें मकान मालिक को बहुत सपोर्ट मिला और किराएदारों के खिलाफ इस तरह के जजमेंट हैं। आप अपने एडवोकेट से बोलिए कि वो आपके लिए परसुएंस जैसे मैंने आपको गाइड किया उसके लाइट में करें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगले कॉलर हमारे साथ देवकी जी जुड़ गई हैं शाहजहांपुर से। देवकी, अपना सवाल पूछिए वकील साहब से। जी देवकी, क्या आप हमें सुन पा रही है? ठीक है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। अमित, क्या है आपका सवाल और अपना सवाल वकील साहब से पूछिए। तो अमित के साथ भी संपर्क जो है वो लगता है टूट गया है। अगला सवाल सर, क्या किसी मुकदमे की प्लीडिंग में संशोधन हो सकता है? जैसा कि मैंने दर्शकों को अभी बताया जी कि कोई भी सिविल सूट फाइल करने से पहले उसका जो रिलीफ है उस रिलीफ को ध्यान में रखते हुए जो फैक्ट ऑफ द केस हैं उनको प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए। अब यदि केस फाइल किया गया है
और केस फाइल करते समय जो उसकी प्लीडिंग की गई है उस प्लीडिंग में प्रॉपर सीक्वेंस में प्लीडिंग है तो केस अच्छे से आगे रन करता है। लेकिन यदि प्लीडिंग सीक्वेंस में नहीं है और केस के दरमियान कोई ऐसा फैक्ट जो उस केस को प्रभावित करता हो उसको ऐड करने की आवश्यकता है तो ये प्लेंटिफ को राइट है कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट वो उस प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट करने के लिए ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी के अंतर्गत जो प्रार्थना पत्र देना है उस प्रार्थना पत्र के साथ में एफिडेविट और कंटेंट्स जिस आधार पे प्लेंटिफ को ये लगता है, वादी को ये लगता है कि इस केस में ये संशोधन होना आवश्यक है, अन्यथा न्यायालय को सही तथ्यों का ज्ञान नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, उस नए तथ्य के जोड़ने से वाद की कार्यवाही में कोई परिवर्तन, यानी वाद के जो तथ्य है उनमें कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना होता है। क्योंकि जहां पर कोई नया फैक्ट ऐड करने के समय केस के नेचर में कोई परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे अमेंडमेंट को भी न्यायालय अलाउ नहीं करती है। न्यायालय उन्हीं कंटेंट्स को प्लीडिंग में ऐड करने के लिए अलाउ करती है जिन कंटेंट्स को न्यायालय के में जो विरचित हो रहा है वाद, उस वाद के निस्तारण में सहयोग मिल सके। जी ठीक है सर। अगला सवाल यह है कि सर मान लीजिए कि कोई मुकदमा चल रहा है, अगर उसके पक्षकार का निधन हो जाता है तो ऐसे में उस मुकदमे पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, किसी भी सिविल सूट में यदि किसी पक्ष की डेथ हो गई, मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं, अगर प्लेंटिफ की डेथ हो गई तो ये प्लेंटिफ के लीगल हेयर्स या सक्सेसर्स के राइट हैं कि वो अपने आप को उस केस में प्लेंटिफ की जगह पर संयोजित या योजित करा लें। लेकिन वहां पर यह भी देखा जाता है, जिसमें विधि व्यवस्थाएं बहुत ही स्पष्ट हैं, कि वादी की जगह पर यदि उसका कोई सक्सेसर अपने आप को न्यायालय में संयोजित करना चाहता है तो क्या उसका अधिकार प्रभावित हो रहा है इसलिए वो संयोजित हो रहा है या अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है। जैसे कोई इंजंक्शन सूट चल रहा है, अब इंजंक्शन सूट में वादी ने कहा कि मेरे जगह पर, यानी मेरे घर पर या मेरे किसी स्थान पर प्रतिवादी किसी तरह का हस्तक्षेप ना करें, इस बात के लिए उनको जरिए स्थायी निषेधाज्ञा रोक दिया जाए। अब वाद के विचारण के दरमियान उनका निधन हो जाता है तो जो उनके परिवार के लोग हैं उनके साथ भी तो वो कॉज ऑफ एक्शन वैसे ही स्टैंड कर रहा है जैसे कि उनके पिताजी के साथ था। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के समक्ष वो अपने आप को संयोजित करा सकते हैं मृतक के नाम के आगे। इसी प्रकार प्रतिवादी की यदि डेथ हो जाती है तो प्रतिवादी के जो लीगल हेयर्स हैं उन लीगल हेयर्स को भी न्यायालय के पास जो लीगल राइट हैं उसके अकॉर्डिंग प्लेंटिफ को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि आप डिफेंडेंट के सक्सेसर का नाम इसमें संयोजित करें। और जब डिफेंडेंट की जगह पर उनके सभी जो उनके चेन जो उनकी फैमिली की है, जो उनके लीगल हेयर्स हैं, उनका नाम मिल जाता है तो वादी कोर्ट के परमिशन के साथ में प्रतिवादी के रूप में उनको भी संयोजित करते हैं, जिससे केस में जो विचारण हो रहा है वो विचारण सही तरीके से निश्चित मियाद के अंदर निर्णीत हो जाए और उसका जो उपशम है वो वादी या काउंटर क्लेम किया गया तो प्रतिवादी को प्राप्त हो सके। जी सर, अगला सवाल ये है, बहुत ही कहा जाए कि कॉमन सवाल है, ज़्यादातर लोगों के जहन में रहता है कि कोई घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में जब लोग जाते हैं पुलिस के पास और थाने में जाते हैं, चौकी में जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो पुलिस जो है उस दौरान कहीं ना कहीं रिपोर्ट लिखने में अगर आनाकानी करती है तो ऐसे में वो जो कोई जाता है वहाँ पर, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है अगर पुलिस रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करती है? बहुत ही जेन्युइन और पब्लिक से रिलेटेड जी क्वेश्चन है आपका। जब भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो, सामान्य तौर पर ऐसा देखने में आता है जी कि जो पीड़ित पक्ष है वो न्यायालय के समक्ष जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इतने जो टाइट लॉज बनाए हैं जिसमें पुलिस को कंप्लायंस करनी ही है किसी घटना की, क्योंकि अब सर्विलांस बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। जो भी
थाने में जाते हैं, उसके लिए थानों में अब कैमरे लग गए हैं, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले डायरेक्शंस दिए थे। पीड़ित की बात को नहीं सुनते हैं तो पीड़ित के पास ये राइट है कि मुख्यमंत्री पोर्टल में अपने कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, और वो कंप्लेंट वहां से रजिस्टर्ड होने के बाद फिर थाने में ही जांच के लिए आती है। तो अब बहुत सारे ऐसे फोरम हो गए, लेकिन जो लीगल प्रोसेस है वो ये है कि यदि 154 CRPC के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स पुलिस द्वारा नहीं की गई है, जांच के साथ FIR दर्ज नहीं की गई है, तो कोर्ट को ये राइट है कि वो 156 सब क्लास 3 CRPC के अंतर्गत जो एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष आई है, उस एप्लीकेशन पर संबंधित थाने के पीठासीन अधिकारी को यह आदेश दे सकते हैं कि वो घटना से संबंधित फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड कराएं या करें, और करने के साथ ही उसकी वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी करें। अगर ऐसा नहीं किया था थाने द्वारा, तो कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है लीगल प्रोसीडिंग्स करने के लिए उस भार साधक अधिकारी के खिलाफ। तो प्राइमा फेसाई ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, और जो भी व्यक्ति पीड़ित है, पीड़ित जरूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति ही सूचना दे, पीड़ित व्यक्ति का कोई परिचित व्यक्ति भी FIR दर्ज करने की सूचना दे सकता है। घटना का कोई गवाह, जो चश्मदीद गवाह हो या चश्मदीद गवाह ना भी हो, वो भी घटना की सूचना देके FIR दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार जो भी उस घटना से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो उस घटना की सूचना संबंधित थाने को दे सकते हैं, और अगर संबंधित थाने में नहीं भी देना चाहें तो वो किसी भी अन्य थाने में दे सकते हैं जहां से उन्हें ये लगता है कि उनकी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जिस थाना क्षेत्र की घटना है, उस थाना क्षेत्र के थाने को इंटीमेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पर FIR दर्ज हुई है उस ऑफिसर को की होगी, और वो नील क्राइम नंबर पे रजिस्टर्ड FIR को संबंधित थाने में ट्रांसफर कर देंगे फॉर दी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जी, अगला सवाल सर, कोई भी सिविल केस चल रहा है तो वो कहा जाए कि उस सिविल केस जो है वो ठीक है। अब वापस सर आएंगे सवाल पर, लेकिन उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से। उमेश जी, क्या आपका सवाल है? वकील साहब से अपना सवाल पूछिए। सर, जैसे मैं 8 महीने से अपना बिजली बिल दे रहा था, फिर भी इस महीने अपने आप 26,000 का बिजली बिल आ गया। उन्होंने क्या बोला कि इसमें आपका ये प्रॉब्लम था, मीटर में प्रॉब्लम था। तो हम लोग बोले कि ये आपका प्रॉब्लम, बोलते नहीं, पैसा पेड करना होगा। ठीक है, देखिए, जो आपके साथ हो रहा है ऐसा सामान्य तौर पर बहुत लोगों के साथ होता है, और एक नेचुरल पब्लिक ग्रीवांस है। आप अपनी एक कंप्लेंट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा अभी जो भी इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है आपके यहाँ, उस डिपार्टमेंट में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। ऑल ओवर इंडिया हर जगह पर जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसेज वहाँ पर एक ट्रिब्यूनल का गठन भी किया गया है। उस ट्रिब्यूनल में जो आपकी ग्रीवांस है उसको आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वो रजिस्टर्ड आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं या फिजिकल एप्लीकेशन दे करके भी करा सकते हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में आपको मैं आपके जो आपका एरिया है उस एरिया के जो ट्रिब्यूनल है उसका डिटेल प्रॉपर्ली नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ बिजली का बिल जमा करते हैं उस ऑफिस में जाएंगे और ये पूछेंगे कि अपनी शिकायत हम कहाँ दर्ज कराएं, तो आपको वहाँ से आपके ट्रिब्यूनल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ पर प्राइमा फेसाई एक कंप्लेंट दर्ज करा दें। उस कंप्लेंट को दर्ज कराने से आपके बिल में जो भी इस तरह की अनियमितता है उसको डिपार्टमेंट को दूर करने की जिम्मेदारी है, और इसका बोर्ड नॉर्मल कोर्स में ऑर्डर कर देती है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि बोर्ड से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो आप कंज्यूमर फोरम में भी इस बात की कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आपको राइट है कि आप उपभोक्ता फोरम में अपने परिवाद को दर्ज कराइए, और परिवाद को दर्ज करा के वहाँ से डायरेक्शन ले सकते हैं इस बात का कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑथराइज पर्सन है, AE, JE या जो भी पर्सन है, उन पर्सन को इस बात के लिए डायरेक्ट कर दिया जाए, उनको निर्देशित कर दिया जाए कि वो आपके बिल का पुनर्विचार करते हुए सही बिल बनाकर आपको जमा करने के लिए दें और उसको आप जमा करें। जी ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं पंजाब एक बार फिर से, जहां पर भगवंत मान कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। बड़े बादशाह हारे, सुखबीर बादल हारे, आदेश प्रताप कैरों हारे, मजीठिया हारे। जेड़ी मजीठिया वाली घाट रहेगी वो मनप्रीत बादल ने पूरी करती। तो वीरो हुण आपां 16 तरीक नूं सिद्धू भी हार गया,
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇ ਹਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਸਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲੇ सो निहाल। भारत माता की, भारत माता की। पंजाब के 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ पंजाबियों को मेरा नमस्कार, मेरा सत श्री अकाल। आज सुबह हम गुरु साहब जी के सामने नतमस्तक हुए, फिर दुर्गाना मंदिर में नतमस्तक हुए, राम तीर्थ मंदिर में नतमस्तक हुए, जलियांवाला बाग जाके शहीदों के सामने नतमस्तक हुए। अब हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो उसी कमाल कर देता, तुसी कमाल कर देता। आई लव यू पंजाब। पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आप लोगों के। पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा इंकलाब आ गया पंजाब के अंदर। दुनिया वाले ये तो जानते थे कि पंजाबी इंकलाब, लेकिन इतना बड़ा इंकलाब, सारे हार गए, सारे हार गए। सुखबीर बादल जी हार गए, प्रकाश सिंह बादल जी हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू जी हार गए, मजीठिया हार गए, चरण सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए, आदेश प्रताप कैरू हार गए, मनप्रीत बादल हार गए, भट्टल जी हार गई। आपने किसी को नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा इनकलाब है, बहुत बड़ा इनकलाब। और ये पंजाबी कर सकते थे पूरी दुनिया में, और किसी की ताकत नहीं है। पंजाब के लोग ही कर सकते थे। पूरी आप लोगों ने झाड़ू चला दी। मेरे को बहुत खुशी है, कई सालों के बाद आज पंजाब को पहली बार एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। मेरा छोटा भाई भगवंत कट्टर ईमानदार है, ईमानदार सीएम मिला है, ईमानदार सरकार बनेगी। अगर कोई हमारा अपना मंत्री भी, अगर हमारा कोई एमएलए भी अगर इधर उधर करेगा, उसको बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल भेजेंगे। कट्टर ईमानदार सरकार होगी। पंजाब को लूट रहे थे जो ये लोग, लूट बंद होगी। अब सरकारी एक एक पैसा आप लोगों के ऊपर खर्च होगा, गरीबों के ऊपर खर्च होगा, पंजाब के ऊपर खर्च होगा। जितनी गारंटियां दी हैं सारी गारंटियां पूरी करेंगे, एक एक गारंटी पूरी करेंगे।
कुछ में समय लग सकता है, कुछ में तुरंत हो सकती है, लेकिन सारी गारंटियां पूरी करेंगे। और 16 तारीख को ये शपथ लेंगे खड़खड़ कला में। उस दिन भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पंजाब का एक एक बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा, एक एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। तो जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी में भी, चारों तरफ, सब लोग एक एक आदमी को, एक एक पंजाबी को उस दिन खड़खड़ कला आना है। सबको सौ चुकने के लिए भगवंत मान के साथ सब लोग सौ चुकेंगे, सब लोग मुख्यमंत्री बनेंगे और इस इनकलाब को आगे लेके जाना है। अब पंजाब का विकास ही विकास होगा दोस्तों। हम रंगला पंजाब बनाएंगे, हंसता खुशता पंजाब, हंसता खुशी पंजाब। भारत माता की। तो अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप। रोड शो के दौरान लगातार लोगों से संवाद कर रहे थे। और यहां पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वकील आपका पसंदीदा कार्यक्रम और वरिष्ठ वकील धर्मेंद्र सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल करिए और उसके बाद आप अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। और इसी बीच हमारे साथ देव बुलंदशहर से जुड़ गए हैं, कॉलर हैं। देव, अपना सवाल वकील साहब से पूछिए। मेरे गांव में 10 बीघे खेत की बराबर में एक आबादी का नंबर है जो 3 साइड से गिरा हुआ है। उस मालिक ने अपना जो प्लॉट है वो बेच दिया। 300 का जिसका प्लॉट है 450 का उसने बेनामा कर दिया है। तो मुझे, मेरा खेत कमती है पहले ही, मुझे ऐसा है कि उसने जो जमीन बेची है वो कल को मेरे खेत में ना बता कि भाई मेरे मतलब उससे बेनामा ज्यादा है और मेरा खेत कमती है, तो वो करे इस खेत में जमीन लेना चाहता हूँ। मुझे इस बात को डर है, इस समस्या का हल चाहिए मुझे। देव जी, जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उस एग्रीकल्चर लैंड में आपका स्वामित्व है और आपका नाम इंतखाब में दर्ज है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका घाटा संख्या है, आराजी संख्या और जो उसका रकबा है यानी एरिया है, उस एरिया का अगर आप सीमांकन करा लेते हैं तो उस सीमांकन में आपका एरिया सिक्योर हो जाता है। अब अगर किसी ने आबादी की भूमि पर बगल में किसी पर्टिकुलर एरिया का बैनामा किया है किसी को, और उस बैनामे को करने के साथ ही वो जगह उसकी कम होती है, वो जगह पूरी करने के लिए आपकी आराजी में एंट्री करने की कोशिश करता है, तो आपको बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आपका सीमांकन हो और सीमांकन के बाद आपका वहाँ पे ऐसी कोई बाउंड्री वॉल हो। वो बाउंड्री वॉल टेम्परेरी भी तार की भी हो सकती है, वो पिलर्स की भी हो सकती है, जिसमें वो इंटरफियरेंस ना करें।
और जब तक आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में यानी रेवेन्यू कोड के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग प्राइमा फेसाई एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर के बाद में एग्रीकल्चर लैंड के आसपास या कहीं दूर भी आबादी की भूमि भी हो सकती है। उस आबादी के भूमि पर जो लोग आबाद हैं वो आबादी की भूमि है, और जो राजस्व अभिलेखों में आराजी आबादी के रूप में दर्ज हैं वो भी आबादी की भूमि है। तो ऐसी स्थिति में ना तो आप एग्रीकल्चर की भूमि को आबादी में कन्वर्ट कराने का वो आपके प्रोसेस कर सकते हैं, और ना वो आपके यहाँ कोई इंक्रोचमेंट कर सकते हैं। आपको जब तक कि आपकी लैंड का लैंड यूज चेंज ना हो, जब तक वो कृषक से गैर कृषक ना हो, तब तक उसमें किस तरह का कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है। वो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड का आप सीमांकन कराइए। रेवेन्यू कोड के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन दीजिए आप एसडीएम महोदय को। एसडीएम अमीन और लेखपाल का अपॉइंटमेंट करते हुए वहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट कराएंगे और जो आपका एरिया उस एरिया का सीमांकन करा देंगे। सीमांकन करा देने से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भूमि सुरक्षित हो जाएगी और कोई भी बैनामा कराया हुआ व्यक्ति आपकी भूमि में किसी तरह से अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और ना ही उसमें अपनी भूमि को मिला करके आपकी भूमि को ग्रैब करने की कोशिश कर सकता है। ये एक इलीगल एक्ट है जिसको नहीं कर सकता। और इससे भी आगे अगर आपको कोई स्टेप लेना है तो आप जो रेवेन्यू कोड है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग इंजंक्स उनके जो भूमि पर कोई अगर इलीगल ट्रेसपासिंग का कब्जा करने का प्रयास करता है तो आप सीपीसी के प्रोविजन को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी आप सिविल कोर्ट में स्टे लेने के लिए इंजंक्शन फाइल कर सकते हैं और एक सिविल सूट पे स्टे ले सकते हैं। जी, और इन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो है वो वकील साहब ले लेते हैं कि जमीन की जो नाप है या सीमांकन कराना है तो उसके लिए किस तरह के नियम है? देखिए, राजस्व संहिता के जो अंतर्गत प्रोविजन है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं जी। हर स्टेट में अलग अलग रेवेन्यू कोड है, या सिमिलरिटी भी कुछ जगह पर है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट के रेवेन्यू कोड अपने सेपरेट होते हैं। उसमें यदि किसी को, उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, अपनी भूमि का सीमांकन कराना है या अपने मालिकाना हक का सुनिश्चय कराना है या अपने कूरे को डिसाइड कराना, कूरे ये एक रेवेन्यू कोड का ये एक वर्ड है। पूरे का मतलब जो व्यक्ति हिस्सेदार है उसके हिस्सेदारी का सुनिश्चयन किस जगह पर है उसकी भूमि। यहाँ पर बहुत सारे विवाद इस तरह के आते हैं कि सामलाती में, यानी जो एक साथ भूमि है, एक साथ कई आराजियां लगी हुई हैं, उनमें कई मालिक होते हैं, यानी सह मालिक कई होते हैं। तो अब जब कई मालिक होते हैं तो उन मालिकान का भी अपना एक पर्टिकुलर हिस्सा कहाँ पर है इसका सुनिश्चय रेवेन्यू कोड के प्रोविजन के अंतर्गत किया जा सकता है। और जो रेवेन्यू कोड के अंतर्गत प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग जब उनके हिस्से का सुनिश्चय होगा तो सुनिश्चय के बाद उनके एरिया का मेजरमेंट भी होगा और उसका जो बाउंड्री वाला उसका फिक्सेशन भी होगा। वही कूरे के शक्ल में होता है कि आपका पश्चिम की तरफ कूरा है, पूर्व की तरफ कूरा है, उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ है, जिधर भी है वो दिशाओं के विवरण के साथ में अंकित किया जाएगा। और वही जब रेवेन्यू कोड के प्रोविजन के अकॉर्डिंग इंतखाब में नाम चढ़ेगा तो वहां पर नाम यदि सेपरेट हो गए हैं तो आराजियों का डिवीजन भी शो होगा, और अगर सेपरेट नहीं हुए हैं तो वहां पर मिन जुमला पड़ेगा, यानी मिला हुआ नंबर, मिला हुआ आराजी नंबर शो होगा, जिसके आधार पे जो भी उस भूमि के स्वामी हैं उनकी भूमि के मालिकाना हक का सुनिश्चय होगा। जी, और अगला सवाल है सर कि कोई भी सिविल केस जो है वो कब निरस्त हो सकता है? देखिए, जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग निरस्त होना और अबेट होना दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन सिमिलरिटी नहीं भी है। अबेट केस तब हो सकता है जब किसी केस में किसी भी पक्षकार का निधन हो गया और निधन हो जाने के बाद में जो 90 डेज का प्रोविज़न है, 90 दिन का प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न के अंतर्गत जो सीपीसी के प्रोविज़न है, ऑर्डर 22, रूल 3-4, इनके अंतर्गत यदि कोई संशोधन का प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है, मैं फिर दर्शकों को बताना चाहूंगा जो प्रोविजन है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, इस सवाल का जवाब लेंगे आपसे। मनीष जी जुड़ गए हैं हमारे साथ रुड़की से। मनीष जी, क्या है आपका सवाल? अपना सवाल पूछिए। जी, मैं वकील साहब ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने ट्रेडिंग का काम करता हूँ डायपर का। जी हेलो। जी, अपनी बात पूरी करिए। जी, तो मैंने डायपर अलीगढ़ की एक पार्टी को
दिया था लगभग 20 लाख रुपए का। 4-5 महीने तक हमारी डीलिंग होती रही जी। उसके बाद में पार्टी ने जो है वो हमने काम बंद कर दिया, तो पार्टी ने मेरे ऊपर केस कर दिया ये कह के कि माल गलत दिया, जबकि सारा माल उन्होंने आगे बेचा हुआ है। देखिए और जी आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, मुझे ये अपना प्रश्न आप बताइए प्लीज। जी उन्होंने क्या किया कि मेरे ऊपर केस कर दिया कि जी हमें जो जितना भी माल दिया गया वो गलत दिया गया। तो मैंने उनको बोला गलत कैसे, आप तो आगे भी बेच चुके जी, उस माल को आगे बेच चुके थे वो। ठीक है। देखिए आपने जो ट्रेडिंग की यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ट्रेडिंग की, उसमें जो सेकेंड पार्टी है आपसे जिसने बाय किया, जिसने आपसे खरीदा है, उसने उस प्रोडक्ट को किसी तीसरे को सेल कर दिया है। तो यहाँ पर उसका जो एलिगेशन है, उसका जो ग्रीवांस है, वो ग्रीवांस तो ख़त्म हो जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर उसने उस माल को, उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को आगे ट्रांसफ़र कर दिया है और सेल कर दिया और उसका कंसिडरेशन अमाउंट लेकर के उसको एंजॉय कर लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका एलिगेशन आप पर नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने केस मुझे लगता है इस मंशा के साथ किया होगा कि जो उनकी और देनदारी आपके प्रति होगी वो देनदारी वो उनको ना देनी पड़े, या वो ये चाहते होंगे कि आप पे किस तरीके का प्रेशर बना के आपसे प्रोडक्ट लेकर के आगे वो ट्रांसफर करें और जो आपसे प्रोडक्ट ले उसके प्रोडक्ट के रेट में कोई नेगोशिएशन कर लें जिससे उनको फ़ायदा ज़्यादा होने लगे। क्योंकि मैलाफाइड इंटेंशन तो शो हो रहा है उनके इस एलिगेशन से कि आपने अनियमितता की उनके साथ में। वास्तविकता में अनियमितता आपने नहीं की, उन्होंने की है कि आपके जो टोटल ड्यूज़ आपको जो उन्हें पेमेंट करना चाहिए था वो ड्यूज़ वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। आगे उन्होंने माल ट्रांसफ़र कर लिया, उनसे पेमेंट्स ले लिए होंगे, उन पेमेंट का वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप उनके खिलाफ एक सूट फाइल करिए और उसमें आप, यदि उनका सिविल सूट है तो उसी सूट में अपना काउंटर क्लेम भी कर सकते हैं। आपकी जो भी लेनदारी निकलती है वो लेनदारी उनके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। आप लेनदारी में गुड्स के अमाउंट, इंटरेस्ट, इस साथ में जो आपके डैमेजेस हुए हैं, आपकी जो गुडविल प्रभावित हुई है, उन सबको आप क्लेम के रूप में सिविल सूट में काउंटर क्लेम करके या फ्रेश सूट फाइल करके ले सकते हैं। और यदि सिविल सूट में इस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने आपको जो आपके उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट था बिजनेस का उसको ब्रेक किया है, ऐसा प्रतीत होगा। आपने प्रोडक्शन बंद कर दिया अलग बात है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक लास्ट पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट तो प्रभावी रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनको आपके सारे भुगतान करने चाहिए और भुगतान करने के साथ में इससे जो आपके उनके बीच की टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको फुलफिल भी करना चाहिए। आप एक 406 आईपीसी के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट केस भी फाइल कर सकते हैं जी। और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, वकील साहब राजेश गुप्ता, ये कॉलर है हमारे साथ, नई दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए वकील साहब से। हेलो जी राजेश जी अपना सवाल पूछिए। जी मेरा नाम अजय गुप्ता है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी अपना सवाल पूछिए। जी अपना सवाल पूछिए। सर मेरा दिल्ली से सवाल है। मेरा एक बैंक से केस है, बैंक ने मेरे साथ चीटिंग किया है जी। एसबीआई बैंक के साथ मेरा केस है, बैंक ने मेरे साथ चीटिंग किया हुआ है जी। तो सवाल यह है कि बैंक ने मुझे एक लोन प्रोवाइड किया था जी। और बैंक ने मुझे लोन प्रोवाइड किया था, यानी मुझे एमएसएमई लोन दिया गया, फिर भी मेरी एफडी मॉर्गेज रखी गई और उसके बाद उन्होंने मुझे जी अपना सवाल पूरा करिए। और गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक एमएसएमई लोन में गवर्नमेंट की गारंटी होती है, एफडी मॉर्गेज नहीं रख सकते। और उसके बाद मेरी फैक्ट्री में चोरी होने के बाद तो मुझे उन्होंने एनपीए कर दिया और मेरी एफडी को भी तोड़ दिया गया, मुझे इंश्योरेंस भी नहीं मिली। अपनी टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए अजय जी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर मेरी एफडी मॉर्गेज रख के, यानी 22 लाख की मेरी लिमिट थी, 15 लाख मेरी एफडी का भी ले लिया, 4 लाख मेरे से नेपाल से फंड मंगाया वो भी ले लिया जी। और उसके बाद जो है यानी पैसा भी उन्होंने पूरा ले लिया और मेरे ऊपर कोर्ट में रिकवरी का केस भी डाल दिया बैंक ने।
ठीक है, तो आपका जवाब जो है वकील साहब से लेंगे। जी देखिए, आपके ऊपर जो बैंक द्वारा केस किया गया है, उस केस में बैंक ने कितने ड्यूज को आप पर दिखाते हुए क्लेम किया है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि आपने जो एमएसएमई के अंतर्गत लोन लिया था, उस लोन लेने के समय आपको और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी तो उन टर्म्स एंड कंडीशन को आप फिर से एक बार रीड कर लीजिए और उस पर लीगल ओपिनियन ले लीजिए। आप चाहें तो उसको पढ़ने के बाद आप मुझसे नेक्स्ट संडे क्वेश्चन फिर से कर सकते हैं। आपकी उन टर्म्स एंड कंडीशन को मानने की जिम्मेदारी बैंक की भी है और आपकी भी है। अब उन्होंने आपके अकाउंट को यदि एनपीए कर दिया है तो एनपीए नॉन पेमेंट हुआ होगा, नॉन परफॉर्मेंस में आपके अकाउंट को एनपीए कर दिया गया होगा। आप बैंक को एक लीगल नोटिस दीजिए कि आपने जो एनपीए किया वो भी आपने गलत किया है, हमारे से आपने अमाउंट ले लिया है, अमाउंट के साथ जो रेस्ट अमाउंट था उसके लिए आपने एफडी को भी ब्रेक करा दिया है और मेरे खिलाफ रिकवरी सूट फाइल कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जितना भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो बैंक की तरफ से हुआ है, आपकी तरफ से नहीं हुआ, ऐसा आपको प्रूफ करना है। और आपको अपनी नोटिस में इन सारे कंटेंट्स को चेन वाइज मेंशन करते हुए बैंक से अपनी रिकवरी का, यानी जो आपके डैमेजेस हुए हैं, आपको अगर बैंक ने प्रॉपर सपोर्ट किया होता तो आपका बिजनेस अच्छे चल गया होता। आपको अगर बैंक ने प्रॉपर और टाइमली आपको जो भी लिमिट के अमाउंट थे वो अगर दिए होते तो आपका बिजनेस चल गया होता। तो बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड पे आप डिस्कस करेगा और डिस्कस करने के बाद उनको एक लीगल नोटिस दीजिएगा। यदि वो लीगल नोटिस नहीं, उसका रिप्लाई नहीं देते हैं या उस पर वो कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं तो आपके पास में दोनों ऑप्शन हैं। आप डीआरटी में भी ये प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं उनके खिलाफ, और जो आपके डैमेजेस हैं उन डैमेजेस को आप क्लेम कर सकते हैं। आप अपने एफडी के जो अमाउंट है उसको रिटर्न करने की बात भी कर सकते हैं। तो आपको लेकिन अपनी पूरी फाइल पर एक लीगल प्रॉपर ओपिनियन लेकर के सिविल सूट या डीआरटी के समक्ष प्रोसीडिंग या बैंक के लिए नोटिस भेज करके अपने आप को सिक्योर करना होगा। और सर इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजेंद्र। राजेंद्र, अपना सवाल पूछिए वकील साहब से। सर मैं गाजियाबाद रहता हूँ सर जी, और हमारी जो पैतृक संपत्ति थी जी, जो माता जी के नाम पर थी जी, हम 3 भाई हैं जी, हम 3 भाई हैं और एक मदर जो फादर थे वो मेरे पास ही रहे थे काफी टाइम जी, पुरुष है। अब वो लास्ट में थोड़ा सा माता जी ने अपनी इच्छा जाहिर करी, छोटे भाई के संग गढ़ चली गई जी, और वहां जाने के बाद वो रही अपनी इच्छा से, और रहने के बाद जो है हमने एक भाई है वहाँ उसके पास है, किसी गैर के पास नहीं जी, तो उसने क्या काम करा साहब, एक वो वसीयत करा दी उनकी जी, फर्जी गवाह कर दे सारे। हम 2 भाई हो रहे, हमारी नोटिस में नहीं आया था। जी ठीक है, आपके सवाल का जवाब वकील साहब से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपके परिवार की वास्तु स्थिति है वो अति गंभीर है। यदि एक भाई द्वारा मदर को ले जाके उनसे कोई वसीयत करा ली गई है तो उस वसीयत का यदि मदर वर्तमान में जीवित है तो अभी कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन यदि आपकी माताजी नहीं है और उनकी वो वसीयत का लाभ लेना चाहते हैं आपके दूसरे भाई, तो आप उस वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। अभी वसीयत को चैलेंज करने के लिए सिविल कोर्ट में जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग उसको सेटिसाइड या शून्य करने के लिए आप प्रार्थना करते हुए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। जो आपकी संपत्ति है वो संपत्ति अगर पैतृक है तो पैतृक संपत्ति में आप लोगों को इक्विवेलेंट राइट मिलना चाहिए, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में यदि उस पैतृक संपत्ति का आपकी माताजी द्वारा वसीयत के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को हस्तांतरण किया गया है तो उनको वसीयत किसी एक व्यक्ति के लिए करने का राइट नहीं था, उनको राइट था अपने हिस्से जो उनके हिस्से में आता उसकी वसीयत करने का। अब आपको ये ऐसा प्रतीत होता है कि वसीयत जो थी वो वसीयत नल एंड वाइड होनी चाहिए, तो आपको सिविल कोर्ट में एक डिक्लेरेशन सूट फाइल करना चाहिए और डिक्लेरेशन सूट में उस वसीयत की अगर रजिस्टर्ड है सर्टिफाइड कॉपी लेने के साथ न्यायालय के समक्ष आप जाइए और न्यायालय को ये फैक्ट सारे वर्णित करते हुए वसीयत को शून्य कराने का आदेश पारित करा लीजिए। जी, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। कि सवाल ये है कि अगर
आपके वाहन आपके पास है और आपका वाहन के जो कागज हैं, जो तमाम दस्तावेज हैं, वो आपके पास अगर मौजूद नहीं है तो ऐसे में पुलिस आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? सामान्य तौर पर एमवी एक्ट के अंतर्गत वो चालान कर सकती है जी। पुलिस जब भी कोई व्हीकल लेके जा रहा होता है और पुलिस को ये डायरेक्टिव्स होते हैं कि वो व्हीकल को चेक करें जी, तो सेंसिटिव व्हीकल होने पर वो व्हीकल की पूरी तलाशी लेते हैं जी। और सेंसिटिव ना होने पर वो कहते हैं कि साहब अपने आप व्हीकल के मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। अब व्हीकल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में आरसी, इंश्योरेंस, फिटनेस या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हर वाहन स्वामी को अपने पास में रखना चाहिए जी। आज के समय में तो जरूरी नहीं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आप दिखाएं, आप उनको स्कैन करके अपने पास कहीं रख सकते हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं। आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी को भी अटेस्ट करा कर अपने पास रख सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं। तो जब आप ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो पुलिस को दिखा देते हैं, तो पुलिस डॉक्यूमेंट ना होने का बहाना लेके कोई भी चालान नहीं कर सकती है। अदरवाइज पुलिस को यहाँ तक अधिकार है कि एमवी एक्ट में कि यदि वाहन स्वामी द्वारा वाहन चेक नहीं कराए गए हैं, वाहन के पेपर्स नहीं है उसके पास, तो अंडर सेक्शन 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर वो को सीज करने का भी आदेश पुलिस दे सकती है, या आरटीओ के जो आरटीओ जिन रूल्स को फॉलो करते हैं आरटीओ दे सकते हैं। तो वाहन स्वामी को अपने वाहन से रिलेटेड सभी प्रपत्रों को एक साथ अपने वाहन में जरूर रखना चाहिए जी। और इसी बीच शिव कुमार एक कॉलर है हमारे साथ, मेरठ से जुड़ गए हैं। शिव कुमार, क्या है आपका सवाल? अपना सवाल पूछिए वकील साहब से। मैं जी मेरठ से बोल रहा हूँ, नबीपुर जी गांव है मेरा। मैंने एक पैन कार्ड बनवाया था, पैन कार्ड जी। तो उस पैन कार्ड में आज तक कोई भी वो नहीं है। उसमें मैंने अब लोन लेने के लिए आया किसी क्रेडिट कार्ड, तो उसमें लोन निकला। उसने कहा कि भाई गुजरात से उसने कहा जी, जम्मू कश्मीर से आपके नाम पे कुछ लोन हो यार 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपका सवाल का जवाब वकील साहब से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी आपके द्वारा कार्ड बनाया गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी ऐसा कार्ड जिससे आपकी आइडेंटिटी है और आपकी लिमिट फिक्स हो गई है कि आपको लोन मिल सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि किसी के द्वारा आपसे फ्रॉड किया गया है, आपके उस कार्ड का मिसयूज करते हुए मनी को विड्रॉ कर लिया गया है या लोन ले लिया गया है, तो आपको उस कार्ड की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इतिहास में, कि वो कार्ड बनवाया किसने था, बनाया किसने था, उस कार्ड को बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था, और यदि आपने उस कार्ड को कहीं भी प्रेजेंट करते हुए कोई भी लोन नहीं लिया है, तो ये लोन किसने ले लिया और किन परिस्थितियों में लिया है, जिससे उसके खिलाफ फ्रॉड का केस आप रजिस्टर्ड करा सकें। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप फ्रॉड का केस भी करा सकते हैं। उनके खिलाफ आप साइबर लॉ जो है उसके प्रोविजंस को भी फॉलो करते हुए आप उनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करा सकते हैं। क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड कराने पर आपको उसका एक सर्टेन मियाद है, यानी जब आपको जानकारी हुई तो आपने कितनी जल्दी शिकायत की, ये भी आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको शिकायत तुरंत करनी चाहिए। शिकायत करने के साथ ऐसे व्यक्ति के खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड करानी चाहिए, और रजिस्टर्ड कराने के साथ ही उस अथॉरिटी से आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो आपका अमाउंट गया है वो अमाउंट आपका उनके अकाउंट से बैंक रिकवर करे, आपको न देना पड़े। जी बिल्कुल। तो ये वो चंद जो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों के जो जवाब है वो मिल गए होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप सब अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं, अगले रविवार को भी टाइम यही रहेगा। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।